हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जी हाँ, आईडीबीआई का रिक्रूटमेंट आया है। आईडीबीआई ने रिक्रूटमेंट निकाला है। वेट अ मिनट। आईडीबीआई ने रिक्रूटमेंट निकाला है किसके लिए? एग्जीक्यूटिव्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सुनने के बाद निराश ना हो, बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों आपके लिए ये रिक्रूटमेंट खास करके महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं उनको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो इसकी लास्ट डेट है वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो लास्ट डेट है ये आपको दिख रही होगी। देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है वो 18/8 मतलब 18 अगस्त 2021 को है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है। अच्छा, पेमेंट की भी जो फी पेमेंट की जो डेट है वो भी लास्ट डेट यही है, 18/8/2021। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 4 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई है। 4 अगस्त से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और 18 अगस्त तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको है। नाउ देखिए, आगे अगर हम इसकी बात करें, वेट अ मिनट, हाँ देखिए, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 920 हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट हैं विद मिनिमम 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, अगर आप SC/ST PWD हैं तो 50% होगा। नाउ मिनिमम एज की अगर हम बात करें, जो कि 1 जुलाई 2021 को आप देखेंगे अपनी एज को, तो मिनिमम आपकी एज 20 होनी चाहिए या मैक्सिमम 25 होनी चाहिए, यानी कि 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें 20 और 25 आपका इंक्लूडेड होगा। एक और बात, एग्ज़ाम जो है आपका वो 5 सितंबर को होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 5 सितंबर को होगा। अच्छा, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें, उसमें सीट देखेंगे तो 373 सीट्स हैं। SC की 138 है, ST की 69 है, OBC की आपकी, वेट अ मिनट, हाँ, OBC की आपकी 248 है, EWS की 92 है और बाकी सबकी 999 है। तो इसलिए ये देख रहे हैं आप कि ये क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आपके लिए और बात करेंगे हम इस पर। देखिए, जिनका ग्रेड वाइज, जिनको ग्रेड में मार्क्स मिलते हैं, उनके लिए 55% के इक्विवेलेंट जो ग्रेड होगा वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 जुलाई 2021 को एज और क्वालिफिकेशन आपका चेक किया जाएगा, कि मतलब क्वालिफिकेशन में आप 1 जुलाई 2021 तक एलिजिबिलिटी को अपने चेक कर लें। आप 1 जुलाई 2021 के अगर आपको ये एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं देन फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज अगर आपका 1 जुलाई 2021 तक 20 से लेके 25 साल है देन फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बात मैंने कहा था आपको, 4 अगस्त 2021 से लेकर के 18 अगस्त 2021 है। सेम डेट है फी पेमेंट की, और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की मैंने बात की थी सितंबर 5, 2021 को है। नाउ आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको किसी वीडियो में ये पॉइंट नहीं मिलेगा, सिर्फ इस चैनल पे आपको ये जानकारी दी जा रही है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है वो 1 साल के लिए होगा, और अदर प्लेटफॉर्म पे आपको पता चलेगा सीधे वो 3 इयर्स बता रहे हैं। जी नहीं, 1 साल के लिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। 1 साल के बाद जब आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो वो 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर देंगे। ओके, 2 साल के लिए आपके इस फॉर्म को, फर्दर पीरियड को एक्सटेंड कर देंगे। कैसे एक्सटेंड करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है? देखिए, आपको ई-लर्निंग सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी है, उसको कंप्लीट करना होगा। अब ये ई-लर्निंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? आपको कंप्यूटर में कुछ कोर्सेज, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उनको कंप्लीट करना होगा रीड करके, देन फिर उसका पेपर देना होगा, उसका एग्ज़ाम देना होगा आपको। उसी के कोई सेंटर नहीं जाना होता है, सिर्फ वहीं पर बैठ करके आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है। ब्रांचेस में बैठ करके ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद उसमें 70% मार्क्स आपको लाने होते हैं। 70% आएगा तो ही सर्टिफिकेट जनरेट होता है। नाउ कुछ का क्राइटेरिया अलग होता है, किसी का 60% होता है, किसी का 80% भी हो जाता है। ठीक है, अलग अलग जो ई लर्निंग के मॉड्यूल्स होते हैं उनके अलग अलग सर्टिफिकेट्स जनरेट, मतलब अलग अलग परसेंटेज होते हैं और उन पर वो सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं। अच्छा, अगर आपके सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होंगे देन फिर आप उसमें पास नहीं होंगे, तो आपको उस 1 ईयर में ये सारे सर्टिफिकेट जनरेट कर लेने होंगे। देन फिर आप 2 ईयर के लिए एक्सटेंशन आपको मिलेगा। ओके, 2 ईयर के लिए वो एक्सटेंशन आपको मिलेगा। देखिए, इतनी डिटेल जानकारी आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में देता रहूँ।
आगे देखते हैं। नाउ अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं और 3 साल का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पूरा हो जाता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे किस काम के लिए, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए ऑफ द आईडीबीआई बैंक, ठीक है। यानी उसके लिए असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए जो कि पीओ से एबव लेवल की जॉब है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और साथ ही साथ इस जॉब में आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा अगर आप इस कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड से गए रहेंगे तो, यानी कि सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा तो। अब एग्ज़ाम आपको भी देना होगा जैसे कि आईडीबीआई कंडक्ट कराएगा ग्रेड ए के लिए, लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपको इसमें प्रेफरेंस भी मिलेगा। आगे देखें तो ये जो 1 साल का आपका पीरियड होगा, इन 1 साल के दौरान आपको 29,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। फिर नेक्स्ट अगर 2 साल के लिए आप एक्सटेंड करते हैं तो दूसरे साल आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा सेकेंड ईयर में, और 34,000 पर मंथ मिलेगा आपको थर्ड ईयर में। ओके, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जानना चाहिए था। अच्छा, एक और ख़ास बात क्या है इसमें, आप किसी भी तरह का अलाउंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, जैसे डीए, एचआरए या और दूसरे तरह के जो अलाउंस होते हैं वो अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एज, मैंने आपको एज का क्राइटेरिया बता दिया। दो जुलाई 1996 से लेकर के आप 1 जुलाई 2001 तक का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 1 जुलाई 2001 तक अगर आप आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो। अगर उसके बाद की आती है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, देन फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है जैसे चलता है, ग्रेजुएशन 55%, ये मैंने आपको बता ही दिया। नाउ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी एंड एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी होने वाली है। देखिए 200 रुपये रहेगी SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 1000 रहेगी OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, थोड़ी सी फीस ज़्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसलिए आपको। अच्छा, एक चीज़ और है, कोई और ख़ास तरह की आपको तैयारी नहीं करनी है। आपको तैयारी जैसे आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए, फॉर्म को फिल कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, देन फिर आप क्वालिफाई। उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फर्दर ये नोटिफिकेशन खोलने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए ये जो है ये डिटेल आपको पता होना चाहिए। देखिए सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करें तो सिग्नेचर जो है वो वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। बहुत कन्फ्यूज़न होता है ब्लैक ब्लू का, तो ब्लैक इंक पेन से साइन होना चाहिए। 10 से 20 KB की साइज़ होनी चाहिए आपकी। ओके, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की बात करें तो ब्लैक और ब्लू पेन में सिर्फ आप कर सकते हैं, मतलब पेन नहीं, इंक की बात करेंगे तो ब्लैक और ब्लू इंक में जो है वो आप थंब इम्प्रेशन को दे सकते हैं, जो जिसकी साइज़ जो है वो 20 से 50 KB होनी चाहिए। सेम यही साइज़ जो है आपको फोटोग्राफ के लिए भी रखनी है। ओके, फोटोग्राफ के लिए भी यही साइज़ रखनी है, 20 से 50 KB। नाउ आगे देखते हैं। रिटन डिक्लेरेशन आपका जो है वो क्या होना चाहिए, वाइट पेपर पे होना चाहिए। किससे, ब्लैक इंक से। ध्यान दीजिएगा, तो अभी आपने देखा साइन, ओके, और डिक्लेरेशन, ये दोनों किससे होना चाहिए, ब्लैक इंक से होना चाहिए, वाइट पेपर पे होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन आपका ब्लू ब्लैक दोनों चलेगा, ठीक है। जो साइन यानी कि जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन की जो साइज़ होगी वो 50 KB से लेके 100 KB तक होगी। ओके, नाउ आगे चलते हैं। ये है आपका डिक्लेरेशन। ओके, आप चाहें तो इस डिक्लेरेशन का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं कुछ देर के लिए रुक रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यही डिक्लेरेशन आपको हैंड रिटन में लिख करके देना है। ओके, नाउ आगे देखते हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे कि पैटर्न हो गया। पैटर्न आपका बचा हुआ है, पैटर्न को समझ लेते हैं कि पैटर्न में क्या है, कैसे आपको पैटर्न, आपको एग्ज़ाम देना है किस पैटर्न में। नाउ देखिए, ये है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। ना ऑनलाइन टेस्ट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे 50, मार्क्स होगा मैक्सिमम 50, और जो ड्यूरेशन होगा इसका वो टोटल कंपोजिट टाइम होगा 90 मिनट्स का। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जो 150 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको कितना मिल रहा है, 90 मिनट्स मिल रहा है। बहुत अच्छा पेपर है, बहुत आराम से आप पेपर दीजिएगा। कोई इसमें प्री और मेंस का झंझट नहीं है। ओके, ना प्री ना मेंस, सिर्फ एक पेपर है, यही पेपर है। आप इस पेपर को क्वालिफाई कीजिए। क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ओके, देखिए
क्वालिफाई करने के बाद सक्सेसफुल इन द ऑनलाइन टेस्ट, जो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, उन्हें बुलाया जाएगा किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं अगर इन दोनों में, तो शैल बी कंसिडर्ड एज फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग, तो फिर आप फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कंसिडर किए जाएंगे। ओके, यानी कि बहुत कुछ नहीं है, बस आप इतना कर लीजिए, फिर आप बैठिए, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, आपको बुलाया गया, देन फिर बल्ले बल्ले। फिर आगे देखिए क्या चीज़ है, सेंटर्स की अगर बात करें तो ये सारे सेंटर्स हैं, और भी कुछ सेंटर्स हैं इनके अलावा, तो जो एनेक्सर 2 में दिया हुआ है डिटेल में नीचे, तो वो सेंटर्स की आपको बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, बहुत ढेर सारे सेंटर्स हैं। आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, और मैंने हाईलाइट इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको पता रहे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए सोच रहे हैं, उनको जिनको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग करनी है, उनको क्या करना होगा, उनको एप्लीकेशन फॉर्म में प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का यानी कि पीईटी का जो ऑप्शन है उस पर टिक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनको पीईटी नहीं मिलेगी। ओके, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन एज इट इज़ है, जैसा रहता है। फ़ोटोग्राफ्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है, और कोई मेरे ख्याल से कंडीशन बचती नहीं है। फ़ोटोग्राफ की साइज़ मैंने आपको बता दी थी, क्या चीज़ होगा, देखिए कलर फोटोग्राफ यानी कि कलर पिक्चर होनी चाहिए, रेड आई इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें, और ये भी 20 से 50 के भी होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। आई थिंक आपको सारी डिटेल पता चल गई होगी, और अब आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ पता नहीं करना है। ठीक है, ये सारे आपके जो हैं वो सेंटर्स हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इनको आप देख लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं देखेंगे तो भी आपको उस सेंटर में मिल ही जाएगा, ऑप्शंस में मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करते समय। तो ये टोटल जानकारी थी IDBI से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। टोटल जो वैकेंसी है वो टोटल जो वैकेंसी है वो 920 वैकेंसी है, और जो सैलरी है वो 34,000 प्लस के आसपास सैलरी है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को आप ज़रूर ग्रैब कीजिए, क्योंकि अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, इन्हीं प्रिपरेशन के साथ इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, और साथ में एक और एग्ज़ाम दे लेंगे। और जो लोग निराश हो चुके थे RRB PU के एग्ज़ाम को से, जिनका थोड़ा सा भी इधर उधर की मतलब थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आ गए हैं उनके एग्ज़ाम्स में, तो वो इस फॉर्म को फिलअप करें, और डेफिनेटली इस फॉर्म में मतलब इसमें ज्वाइन करें वो, ताकि फर्दर एक सपोर्ट के लिए उनके पास एक चीज़ बनी रहेगी। चलिए, फिर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी डिटेल रिलेटेड वीडियो में मैं इससे लाता रहूँगा। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।